सोचा कि अब इस साल जब मैंने किया तो मैं डांस करती थी, मुझे याद है नीट के एक दिन पहले तक मैं डांस करी थी, उससे मेरा स्ट्रेस हमेशा मैनेज हो गया। तो मैं बोलती हूँ कि जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे तो ये सोचना कि हम नहीं पढ़ रहे या फिर क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा, इस सोचने से अच्छा है कि हम ये सोचें कि कुछ और करते हैं। और एक्सरसाइज करके आपका जब एक बार करने लगोगे आपका मूड फ्रेश होने लगेगा उससे। Hi everyone, I'm Vanshika Shrivastava. I have secured rank 4581 in NEET 2020 and I'm a student of Biomedia since June 2017. मुझे 2017 में, तब मैं क्लास 12th में थी, इसके बारे में 31 मई को पता चला था, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। 1 जून से फॉर्चुनेटली सर क्लास स्टार्ट करने वाले थे। पहले तो मुझे ऑनलाइन लर्निंग बहुत लग रही थी कि मैं कैसे करूँगी, बट जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं और से पढ़ती तो शायद मैं डॉक्टर बन भी जाती, लेकिन जिस तरीके की वैल्यूज़ मुझ में सर ने डाली उतना शायद ही कभी कोई डाल पाता। सो थैंक यू सो मच सर, बायोलॉजी को इतना फील कराने के लिए, उसकी सोल से एक कनेक्शन बनाने के लिए मेरा, कि मैं अब इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ फ्यूचर में। उसके अलावा मुझे याद है कि 2018 में जब मैंने नीट दिया था तो मेरे 400 में मार्क्स आए थे, क्योंकि मेरी बायोलॉजी तो मेरी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन 11th-12th में मैंने 11th तो मेरा वेस्ट चला गया था। 12th क्लास में थी मैं तो उसमें मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक थी बट फिजिक्स नहीं अच्छी थी। फिर जब नेक्स्ट ईयर आया कि चलो, मैंने सोचा 19 के ड्रॉप लेते हैं, फिर मैंने अच्छी तरह से उसमें पढ़ाई करी, फिजिक्स पे ध्यान दिया, बायोलॉजी पे ध्यान दिया। बट उसके बाद ऐसा हुआ अचानक से फरवरी के टाइम पर मुझे सब ब्लड प्रेशर इश्यूज होने लगे। फिर उसमें मेरा काफ़ी ऐसे कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई। फिर ऐसा हुआ कि फिर भी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ट्राई करना चाहिए था, लेकिन नीट, मुझे याद है 5 मई को नीट होने वाला था एंड 20 डेज़ पहले मैंने सोचा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने गिव अप कर दिया। एंड दिस इज़ द थिंग जो मैं कभी नहीं चाहती कि कोई भी करे, क्योंकि उस चीज़ का आपको बहुत दुख रह जाता है कि आप थोड़ा सा हार गए। बट जब नीट का रिजल्ट आया तो मेरे 567 थे, एम्स में मेरी रैंक 3970 थी। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि एम्स के लिए कुछ तो थोड़ा सा करना ही है दोबारा से। तो मैंने जब फिर से किया तो इस साल काफ़ी चीज़ें सही हुई, मतलब मैंने काफ़ी स्मार्टली प्रिपरेशन करी। मतलब मेरी जो प्रॉब्लम्स थी कि शॉर्ट नोट्स पे ध्यान नहीं देना है और या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात है, वो मैं जो आगे बोलने भी वाली वो सब मैंने किया। मतलब अपने लेवल पर मैंने चीज़ें करने की कोशिश करी कि मैं किस फॉर्मेट में याद कर सकती हूँ, चीज़ें याद करके कि मेरी स्ट्रेंथ क्या थी उस बेसिस पर। लाइक 19 में सिर्फ मैं अपनी वीकनेसेस पे बहुत फोकस करी थी, लेकिन इस साल मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स पे भी ध्यान दिया। फिर ये सब हुआ, फिर एवरीथिंग वाज वेल। फिर अभी मई में मेरे पापा की डेथ हो गई थी, उसके बाद थोड़ा सा अजीब था वो। फिर जून में फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा ट्रैक पे आते, तो ऐसा पढ़ाई करी। फिर जब नीट होना था तब भी ऐसे बहुत ही अजीब से वो आते थे ख्याल कि यार होगा कि नहीं होगा। एंड फिर मैंने सोचा कि यार इस बार काफ़ी कुछ मैंने फेस किया अपने लाइफ में, एंड मतलब जितनी भी प्रिपरेशन भी हुई और जितनी चीज़ें ये 2 साल में हुई हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। तो मुझे लगा कि हाँ मैं देख लूँगी। तो फिर पेपर हो गया एंड अब नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो मैं अब अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। सबसे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर्मूलाज जो लेक्चर्स में पढ़ाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चंस जो उनके उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली हम क्वेश्चंस इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारे फॉर्मूलाज हमें जो पढ़ाए गए वो स्ट्रेंथन हो जाए। और कभी कभी डायरेक्टली वो लोग फॉर्मूलाज भी पूछ लेते हैं, सो वो भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। फिर जहाँ तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट लेकर के उनके नोट्स बना लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ठीक है एग्जाम्पल पढ़ना होता है, बहुत कुछ कर उसमें दिख जाता है सामने से, बट अगर आप उसको एक फॉर्मेट में ले आओगे ना, जैसे कि मैं करती थी, मैंने जैसे पी ब्लॉक लिया एंड इतने में कंप्लीट कर दिया, तो अब इसको मैं कई बार रिवाइज कर सकती हूँ और वो दिमाग में आ जाता है अच्छी तरह। तो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी रोल होता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी के टेक्स्ट और उसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है विद नेम्ड रिएक्शन। एंड जीओसी 1 और 2 को तो छोड़ना ही नहीं है, उसे तो एकदम अच्छे से करके जाना है। इनको रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत होती है। जो हमारा ऑर्गेनिक होता है इसको फ्रीक्वेंटली रिविजन चाहिए ही होता है, मतलब बहुत बार रिविजन चाहिए होता है। आपको हमेशा लगेगा कि पहली बार में आ गया, बट
जब तक हम उसे रिवाइज नहीं करते रहेंगे ना, टिल द एंड हमें उस चीज़ को रिवाइज करते रहना है। फिर एक चीज़ है जो इस बार के बेसिस पर, क्या मैं और भी जो मैंने पिछले साल के क्वेश्चंस देखे उसके बेसिस पर कहूँगी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। इस बार डायरेक्टली एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, और प्लस एक चीज़ पूछी थी उन्होंने, वो जो सेपरेशन टेक्निक्स थी उसमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी से उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था पेपर वाला। एंड वो मुझे ऐसे तो नहीं आता था, बट मैंने उसको नोट्स में ऐड कर रखा था, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को याद था। फिर फिजिक्स की बात करते तो फिजिक्स में इस बार के पेपर के बेसिस पर जो मैं बोलना चाहती हूँ, एनसीईआरटी के फिगर्स, एनसीईआरटी के ग्राफ्स और इसकी समरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार चैप्टर पढ़ के अगर आप इन चीज़ों पर मूव कर जा रहे हो और इनको कहीं लिखा है या कुछ भी जिस भी फॉर्मेट में आपको याद रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब के लिए। अब जितना ट्रेंड जैसे जा रहा है, और अभी क्या हमेशा से ऐसा होता है, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है। फिर सॉल्व क्वेश्चंस करने, फिर से वही बोलूँगी, क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं ताकि जो फॉर्मूलाज हमें पढ़ाए गए, जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाए गए वो स्ट्रेंथन हो सके। और इसीलिए अगर आप क्वेश्चन करोगे और चैप्टर कंप्लीट होने के बहुत बाद क्वेश्चंस करोगे तो वो उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो हमेशा क्वेश्चंस को साथ में करते रहना। फिर बायोलॉजी की बात करती हूँ। बायोलॉजी में लेक्चर्स लेने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं। एनसीईआरटी तो रोज़ पढ़ो, लाइक अगर ब्रश रोज़ कर रहा है तो एनसीईआरटी भी रोज़ पढ़नी है। बायो के लिए तो एकदम पक्का है कि एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। और उसके बाद में एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं खुद थी, मैंने 2017-18 में लेक्चर्स ले लिए थे, तो मुझे लगता था कि यार 19 में मैं क्यों लूँ, मैं सेल्फ स्टडी पे फोकस करती हूँ, नोट्स मेरे पास हैं। बट मैं एक बात एडवाइस करूँगी कि लेक्चर लेने से बहुत कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। तो जो पूरा एक साल होता है ना, अभी साल तो नहीं है, कुछ ही टाइम है, तो आई डोंट नो, मतलब अगर आपके पास में वैसा हो कि आप नोट से रिवाइज कर सकते हो तो करो। बट मैं ऐसा बोल रही थी कि लेक्चर अगर 2x में देख लो 2x पर तो हो जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और वो काफ़ी आपको हेल्प भी कर सकता है। और एक चीज़ और है, बायोलॉजी में MCQs करने की बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि हम हमेशा बायो को सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, और जब उसमें हम सब्जेक्टिव अप्रोच ही लगाते रहेंगे तो कभी हम ऑब्जेक्टिव पर जा नहीं पाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन बायो में एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। उसको लॉजिकल बनाने के लिए MCQs करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं MCQs की स्पेशली बात करना चाहूँगी। MCQs रोज़ करने चाहिए, मतलब MCQs ऐसा रखना चाहिए कि भले कम टाइम में तो हमने 25 कर लिया या 20 कर लिया, अगर ज़्यादा टाइम है कि हमारे पास ज़्यादा काम नहीं है तो हमने बढ़ा दिए 100 तक पहुँच गए, ऐसा कर सकते हो। और MCQs का एक स्लॉट होता है, बताए MCQs को स्लॉट में इसलिए करना चाहिए कि अगर आपने 45 क्वेश्चन उठाए तो 45 क्वेश्चन उठा करके करो या 90 के स्लॉट में करो। इससे क्या होता है, एक एग्जाम का एटमॉस्फेयर बन जाएगा, प्लस 45 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन साइकोलॉजिकली बहुत फिट होते हैं। इतने क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं लगता है। अगर हम ये सोचते हैं कि लाओ 100 क्वेश्चन बैठ के तुरंत करें तो नहीं हो पाते, हमने सोचा 45 कर लेते हैं, फिर 45 रात तक कर लेंगे या कुछ भी वैसा, तो वो स्लॉट आपका क्लियर होगा, आपके दिमाग में इमेजेस बनेंगी उस हिसाब से कि आप टेस्ट के लिए रेडी हो रहे हो जो आपको मेन एग्जाम देने जाना है। इसके बाद मैं बोलना चाहती हूँ जो मैंने पिछले बार में ही डिस्कस करा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत, आई जस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइज इन दिस, लेट मी टेल यू दिस, देयर इज अ ट्रेंड विच एवरी टाइम लाइक विच इज फॉलोड एवरी टाइम। मतलब लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत अजीब आ गया, मैं भी मानती हूँ बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर आ गया, बट ट्रेंड्स रिपीट हुए। ट्रेंड्स रिपीट ऐसे हुए कि कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, कभी भी एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं रिपीट हो सकता है, लेकिन ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। उससे क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि जब हम प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कर रहे होते तो हम एक कोई भी टेस्ट सीरीज उठाते उसके पीछे भागने लगते हैं कि हाँ, हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी टेस्ट सीरीज हमारे लिए बेस्ट है और कौन सी नहीं है। हमें बस लगता है कि हाँ यार हमें ये नहीं आता, बताओ क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना तो वो जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है वो एक शॉर्ट में प्रिसाइज मैनर में आ जाता है, और जैसे वो प्रिसाइज हो जाता है उसके बाद में आपके लिए वो करना आसान हो जाता है, आपको अपनी चीज़ों पर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बता दी। हर चीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना और उसके नोट्स ऐसे बनाना कि उसके फॉर्मूलाज अच्छी तरह से आ जाए। जैसे कि मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरी फिजिक्स की कॉपी थी नोट्स वाली, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली थे। मुझे EM वेव्स इसमें सबसे पहला चैप्टर है, बहुत गंदा लिखा है बट यू कैन सी कि इसमें ना EM वेव्स ऐसे जस्ट इतने में मेरा यहाँ से यहाँ तक में मेरा EM वेव्स खत्म हो गया। फिर एक चीज़ और है कि ये देखो, नॉर्मली मैं यहाँ पे लिख लेती थी कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। ये हमारे शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा है, इससे हमें एग्जैक्ट फॉर्मूलाज पता थे कि क्या बेस मतलब क्या
पूछा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये जानना है कि क्या पूछा जा सकता है। पढ़ाई को एक डायरेक्शन में लेके जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैंने हर चैप्टर के साथ में ये किया था, और इस कॉपी में शायद आधी भरी थी या कुछ उससे थोड़ी ज़्यादा। हाँ, एक सेकेंड में बताती हूँ। इतनी सी कॉपी भरी थी एंड मेरे इसमें सारे चैप्टर्स कवर हो गए थे, तो मुझे कम से कम बेसिक चीज़ों के लिए ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर कि यार मैं देखूँ लास्ट मंथ में, क्योंकि इतना पोस्टपोन हो रहा था हर चीज़, तो मुझे ये था कि एटलीस्ट ये कॉपी अगर मेरी रिवाइज रहेगी तो मैं कर लूँगी। सेम चीज़ मैंने फिजिक्स में केमिस्ट्री और बायो में भी करी थी, और उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। अगर मैं दिखा दूँ, अगर सब नहीं रखा हुआ, तो ये था वो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी सेम चीज़, ये तो पूरी भर गई थी बिकॉज केमिस्ट्री में ज़्यादा था। प्लस मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स भी इसी में ऐड किए थे। अब देखो जो सॉलिड स्टेट है वो ये 2-4 पेजेस में मेरा सॉलिड स्टेट आ गया। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे फॉर्मूलाज पूछे गए हैं, क्या एनसीईआरटी की समरी है मेरे दिमाग के अंदर, और हर चीज़ होनी चाहिए इसमें, और क्या क्या क्वेश्चन जो हम थोड़ा मॉक टेस्ट में करते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये आ सकता है, वो करना ज़रूरी है। और बस इससे क्या होता है कि लास्ट मंथ में बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्प। मैं बता रही हूँ, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ हुई है। मेरे कितने क्वेश्चन इससे डायरेक्टली रिपीट हो गए। एक पिग आयरन वाला क्वेश्चन था, वो रिपीट तो नहीं हुआ, तो लेकिन ऐसा था कि मैंने उसमें सब कुछ एनसीईआरटी का ऐड कर रखा था। तो जब मैंने उस क्वेश्चन को देखा ना, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैंने बस उसे किया, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो मुझे आता है, एंड इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन सही हो गया। सबसे पहले मैं बात करूंगी बैकलॉग्स की। अभी देखो बैकलॉग हो जाता है, तो बैकलॉग अगर हो जाए तो क्या नहीं करना है। पहली बात, नए चैप्टर पर मूव नहीं करना है बिना पुराना वाला कंप्लीट किए। दूसरी बात, सिर्फ पुराने में रह गए तो हमेशा बैकलॉग की साइकिल चलती रहेगी, और अगर नया स्टार्ट कर दिया और पुराना छोड़ा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा फिर आगे बढ़ने का। तो इसलिए ऐसा करना होता है, जब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, जब हो जाता है सब कोई बैकलॉग, तो हमें पीछे का चैप्टर ना टाइम बचा के दिन में, जो हमारा पढ़ने का टाइम नहीं भी, उसे टाइम काट करके हमें चैप्टर कंप्लीट करना पड़ता है। उससे क्या होता है, बैकलॉग कंप्लीट हो जाता है, प्लस आपको कॉन्फिडेंस आता रहता है कि हाँ ये हो सकता है। मुझे याद है बहुत स्टार्टिंग के फेज में मेरे मोनेरा के लेक्चर्स सारे छूट गए थे, तो मैं ऐसा करती थी, मैं बाद में जब वो चल रहा था उसके लास्ट के 3-4 लेक्चर देख रही थी, एंड उसके साथ में मैंने एक दिन में एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई थी। मैंने 10-12 लेक्चर ही देख डाले थे एक दिन में, बढ़ जाती थी वो। जब मुझे कुछ ऐसा गोल होता है ना कि हमें कंप्लीट करना है, तो वो होने लगता है। बस एक मोमेंटम चाहिए होता है, उसमें आने के लिए आपको एक पुश देना होता है। फिर एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, हमेशा एक हॉबी प्रैक्टिस करनी चाहिए, या कोई फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे मतलब मैं अगर बोलूँ तो 2018-19 में मैंने अब ये सब कुछ चीज़ छोड़ दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने। और मेरे लिए ये बहुत ही अजीब हुआ, क्योंकि मैं ऐसा था कि मैं डांस भी करती थी, मैं थोड़ा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही, मैं खेलती भी थी। एंड जब मैंने वो अचानक से छोड़ा, मुझे लगा कि यार मुझे बस पढ़ाई करनी है, तो वो चीज़ ने मुझे कभी हेल्प नहीं की। इवन मैं उससे काफ़ी डिग्रेड हुई। फिर मैंने सोचा कि अब इस साल जब मैंने किया, तो मैं डांस करती थी। मुझे याद है नीट के एक दिन पहले तक मैं डांस करी थी, उससे मेरा स्ट्रेस हमेशा मैनेज हो गया। तो मैं बोलती हूँ कि जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे, तो ये सोचना कि हम नहीं पढ़ रहे या फिर क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा, इस सोचने से अच्छा है कि हम ये सोचें कि कुछ और करते हैं। और एक्सरसाइज करके आपका जब एक बार करने लगोगे, आपका मूड फ्रेश होने लगेगा उससे। तो एक ऐसी हॉबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से बहुत मैटर करती है। फिर तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो है टेस्ट स्कोर्स की जो बात है, कि हम टेस्ट स्कोर से जब डिप्रेस हो जाते हैं। पहली बात, डिप्रेस होने की तो ज़रूरत नहीं है। हमेशा ऐसा होता है कि हमने ना 2 मॉक टेस्ट दिए, तो वो आपको 5 मॉक टेस्ट से ज़्यादा का आउटकम दे सकते हैं अगर आपने उन्हें प्रॉपरली एनालाइज किया। और बहुत सारे लोग कहते देना चाहिए, बट मुझे इतना फील नहीं आता कि मॉक टेस्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब उतने देने चाहिए जितने हम अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। और दूसरी बात, मैं बोल रही थी टेस्ट के स्कोर्स के बारे में, तो टेस्ट के स्कोर्स के लिए तो बिल्कुल ही डिप्रेस नहीं होना होता है, एनालाइज करना चाहिए। एंड बहुत आगे आप पहुंच सकते हो। आपको लगता है कि सिर्फ ये डिफाइन कर रहा है हमें, बट ऐसा नहीं है। हम उसकी जितनी एनालिसिस करते हैं ना, वो हमें डिफाइन करती है। मतलब ये प्रिपरेशन का पूरा जो एक समरी है ना, वो यही है कि हम कितना ज़्यादा गिर करके उठते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो जितना ज़्यादा उठता रहता है वो सक्सीड कर पाता है इसमें। टेस्ट के स्कोर से तो ज़रा सा भी डिप्रेस नहीं है, बस एनालाइज करना है। कम मॉक टेस्ट देने हैं, तब भी उन्हें अच्छे से एनालाइज करना है। अगर बहुत आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप ज़्यादा मॉक टेस्ट दे दो। और टेस्ट के स्कोर मेरे तो 500 में रहते थे, जितना मुझे अच्छे से अभी पता है। और बस मुझे ये था कि छोड़ना नहीं है, प्रिपरेशन को करते रहना। फिर मैं बोल रही हूँ,
एक बात बहुत इम्पोर्टेंट सी बोलना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखी होंगी आपने, मैं भी अभी एक स्ट्रैटेजी डाल रही हूँ, बाकी लोगों ने भी डाली। तो मैं बोलूँगी कि स्ट्रैटेजीज से हमेशा ना आपको कुछ फ़िल्टर करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी काम आ जाए या किसी और की स्ट्रैटेजी काम आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी स्ट्रैटेजी काम आ ही जाएगी। मतलब मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, और उसने मुझे कई बार कंफ्यूज कर दिया था। एंड एट लास्ट मुझे रियलाइज़ हुआ कि you should be you, then only you can filter it well कि what is important and what is suitable to you। और इसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की कि मैंने स्ट्रैटेजीज़ को फिर फिल्टर करना स्टार्ट किया कि मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा सही है। अगर किसी ने कोई बुक बताई तो बुक्स की तो पॉइंट ही नहीं है, बुक्स तो सारी अच्छी होती है, उसमें जो आपको सूट करती है हर जगह पे यही होता है। तो एग्जैक्टली उन्हें कॉपी करना छोड़ा मैंने, तब मुझे लगा कि हाँ चीज़ें हो रही है। एट लास्ट आपका ही चीज़ें मैटर करती है। जब टीचर भी पढ़ा देते हैं ना, फिर जो आपके नोट्स होते हैं, आपका फॉर्मेट होता है, असली में वही काम आता है, क्योंकि वही आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होता है। तो स्ट्रैटेजीज के पीछे बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी स्ट्रैटेजी फिट हो रही है तो उसे अप्लाई करो, किसी और की हो रही है उसे अप्लाई करो, सबकी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। या हो सकता है कि कुछ फिल्टर फॉर्मेट में आपको एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी मिले अपनी बेसिस पर, उसे अप्लाई करने की कोशिश करो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम में जितने भी लोग इतना करेज दिखाते हैं, मैं अभी एक आंसर पढ़ रही थी कि सिमिलर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स सेट फॉर IAS एग्जामिनेशन है। उस टाइम पे हम काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं, एंड इस एज में ये प्रेशर लेना जिसमें हम होते हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो इतना करेज के लिए अपने ब्रेन को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि यार मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि आपने इतनी हिम्मत करी, इसका मतलब है कि आपसे बहुत कुछ हो रहा है। एंड मुझे याद है सर ने कहा था कि उनके सारे कमांडोज डॉक्टर बनेंगे, तो भले ही टाइम फ्रेम अलग हो जाए। एंड वो बात मेरे दिमाग में हमेशा बैठ गई है कि हाँ, जब मैं लास्ट ईयर ऐसा हुआ था ना, तो मुझे लगा था कि हाँ सर ने बोला था कि सारे लोग बनेंगे बट टाइम फ्रेम अलग होगा, और वो टाइमिंग पे डिपेंड करेगा बहुत सारे चीज़ों पे भी कि इसने क्या स्टेप्स पहले लिए। तो बस ये चीज़ है। एंड खुद को हमेशा अप्रिशिएट करो, बिल्कुल ये मत सोचो कि डिप्रेस होने का तो पॉइंट ही नहीं है। जब आपने इतनी हिम्मत कर ली, देन आप कुछ भी कर सकते हो। फिर एक बात बोल रहा है कि खुद को रेडी करना होता है हमें एक बहुत बड़ी आगे की चीज़ों के लिए, जो बहुत लाइव्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तो ये सिर्फ ये NCERTs थी। और फिर मैं एक बात और है कि ये जो प्रिपरेशन होती है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें कुछ भी ना दे करके जाए। ये बात मैं पर्सनली बता रही हूँ, प्रिपरेशन हमें हमेशा कुछ ना कुछ दे करके जाती है। मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो जब मैं पहले थी तब मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं थी, मुझे खुद के डिसीजंस लेना नहीं आता था, मेरा सेल्फ एस्टीम भी उतना ज़्यादा नहीं था। बट जब ये सब हो गया, जब मैंने हिम्मत करी, जब हम एक एक स्ट्रगल को पार करते हैं ना, वैसे ही एक एक चैलेंज को पार करते हुए हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। एंड ये प्रिपरेशन जब एंड होती है ना, तो हम एक अलग तरीके से खुद को जान पाते हैं। और वो जानना सिर्फ इस सेंस में नहीं कि ये हो गया सिलेक्शन या कुछ भी, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। मतलब एक मेंटल ग्रोथ की फीलिंग होती है। ये हम लोग को PC भी पढ़ाया जाता है। बेसिकली इसका जो मैटर है वो तो यही है कि हमें मेंटली ग्रो कराना है, क्योंकि आगे चल के बहुत ऐसी चीज़ें एक मेडिकल स्टूडेंट एक मेडिकल फील्ड में देखने थी जो नॉर्मली हम अपनी लाइफ में नहीं देख पाते। तो इतना अच्छा करियर है, इसके लिए इतनी मेहनत तो बनती है। और बस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है दैट अच्छे से फॉलो करो सर को, एंड सब लोग बहुत अच्छे से, हम डॉक्टर्स बनेंगे सारे कमांडोज। एंड फिर हमको सर के हॉस्पिटल में भी तो काम करना है बहुत ज़्यादा जा करके। बहुत इंडियन सिस्टम को हमें बहुत अच्छा बनाना है, हेल्थ केयर को तो एक बहुत बड़ा हमारा गोल है। तो इसके लिए सब छोटी बातों को बिल्कुल इग्नोर करो एंड खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो कि इतनी बड़ी चीज़ के लिए आपने सोचा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। थैंक यू।